हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करें। एग्जाम्पल वैसे हमने रूट 3 का लिया है, वैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 सभी का सेम ही तरीके से प्रूव होता है कि ये अपरिमेय संख्या है। आ जाओ। काफी सारे बच्चों को ऐसे सवालों में प्रॉब्लम होती है और कुछ समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे करे तो करे क्या। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक एक चीज समझाने वाला हूं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं और चीजें पूरी समझ में आएगी आपके, मतलब जो सवाल है ना एकदम फिट हो जाएगा। अब जो मैं ये सवाल करवा रहा हूं उससे कौन कौन से सवाल आप केवल संख्या बदल के कर सकते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 ऐसी संख्याओं को इस केवल इसमें से, जैसे रूट 3 वाला है तो रूट 3 को हटाओ, उसकी जगह रूट 2 कर दो तो रूट 2 वाला हो जाएगा पूरा। जहां जहां रूट 3 दिखे वहां वहां आप क्या कर दोगे, रूट 2 रख दोगे। बिल्कुल क्लियर है। ऐसे सवाल इसी तरीके से होंगे। अलग वाले जो प्लस माइनस या फिर गुणा भाग वाले सवाल हैं इसके अंदर सिद्ध करने वाले आते हैं, जिसके गुणा में या तो रूट की संख्या होती है, प्लस में कोई परिमेय संख्या होती है, घटाव में परिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं थोड़ी अलग प्रकार से होती हैं। प्रूव आ जाओ, बिना किसी देरी के करते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट। और एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी से लिया है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो पहली बात आपको पहली ही लाइन में यह मान लेना है कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 जो भी है आपकी परिमेय संख्या है। क्योंकि जब तक हम उसे परिमेय संख्या मानेंगे नहीं तब तक हमें उसे अपरिमेय सिद्ध कर भी नहीं सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रूट 3 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। तो यहां से करते हैं इसका श्री गणेश और लिखते हैं माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब भाई अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो हम उस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि रूट अपने पास 3 है, अगर ये परिमेय है तो p/q मतलब उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। p और q दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। यदि रूट 3 परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होनी चाहिए। यस या नो, बिल्कुल यस होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया है, परिमेय। क्या मान लिया है, परिमेय। तो परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई a/b के रूप में लिख सकता है, कोई a/ पता नहीं q के रूप में लिखता है, कोई a/c लिख लेता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मान रहे हैं, हम इसे p/q मानते हैं। ठीक है, यहां पे इसकी डेफिनेशन और लिखनी है, जहां समझाना है, जहां p और q दोनों पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ए ब्रैकेट ऑफ। मेरी बात बिल्कुल कान में डाल लीजिए, ये डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। ये एक तथ्य है। क्या है, एक तथ्य।
कि दोनों की दोनों संख्याएं p और q है। एक तो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरे पूरे अंक है, दशमलव की संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये p है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन पूर्णांक अंक है, पूर्णांक है, ये पूरे पूरे अंक है, मतलब इनमें दशमलव की कोई संख्या नहीं है। दूसरी बात कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का जो अंश हर है ना, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, तो परमेय संख्या नहीं होगा वो। बात आ रही है समझ में? ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में कि यदि √3 हमने परमेय मान लिया है तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू, यदि p और q दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक है और दोनों के दोनों क्या सहभाज्य है। ये डेफिनेशन है परमेय संख्या की। परमेय संख्या क्या है? ये डेफिनेशन। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, समय भले ही लगेगा लेकिन आपके चीजें समझ में आएगी, डेफिनेट आएगी। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर ये p बटा q के रूप में है तो हम क्या करेंगे, अब इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अब चलो इसी को, ये डेफिनेशन तो हमने लिख ली, थोड़ा सा और आगे लेके चले, इस q को इधर ले आएंगे, भाग में है गुणा में आ जाएगा, तो q √3 बराबर में कितना आ जाएगा, p। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म के दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि इस √3 को हमें हटाना है, तो हम यहां लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ इसके वर्ग करेंगे तो q और √3 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है दोनों के दोनों, और इधर p पर भी हो जाएगा स्क्वायर। इस स्क्वायर को अंदर प्रोवाइड करेंगे तो q पे भी स्क्वायर जाएगा, √3 पे भी जाएगा, तो ये q पर भी जाएगा, और √3 पे जाएगा तो ये √3 बन जाएगा उसका, और इधर आ जाएगा p स्क्वायर। क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। समझो बात को, समझो बात को, अच्छे से समझो, समझो क्या समझो कि भाई यदि अपने पास √3 है और इसका यदि स्क्वायर करें तो अपने पास कितना निकल के आता है, 3। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट हट जाता है। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, q² √3। अब आप इस टर्म का एनालिसिस कीजिए, आप इस टर्म की तुलना कीजिए कि भाई साहब ये p² है ना, ये इसके बराबर है, p² है ना q² इंटू में 3 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस p के अंदर भी 3 है, इस p के अंदर, भाई ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो अगर इसमें 3 गुणनखंड आ रहा है इस पूरे टर्म का, तो इसमें भी 3 होगा, p² के अंदर भी 3 होगा। नहीं आई बात समझ में? अरे मेरी बात समझो कि अगर मैं यहां लिखूं 6 तो बराबर में तभी इधर भी 6 ही लगाऊंगा ना, तभी तो बराबर होगा, यस या नो? तो अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 3 निकल के आ रहा है, तो इसके अंदर 3 नहीं है क्या? ये बराबर में मैं 6 लिख रहा हूं, क्या इसमें 3 नहीं है ना? तभी तो बराबर होगा वो। ये थोड़ी है कि मैं इधर लिख दूं भाई साहब 6, इधर रख दूं 7, बराबर है क्या? ये नहीं है। तो आप समझिए, यूज लीजिए अपने माइंड को, बिकॉज ये है ना p और q वेरिएबल संख्याएं हैं, इसीलिए हमें इसमें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, पर मुझे दिखाई दे रही है कि इसके अंदर 3 है। क्या है इसके अंदर? 3 है, ठीक है ना? समझिए, मतलब p² का एक फैक्टर 3 है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? एक फैक्टर 3 है। तो आगे मुझे क्या लिखना है? आगे मैं लिखूंगा, यहां थोड़ा सा चलता हूं, इसकी कॉपी करता हूं। देखो सवाल में समय लगेगा लेकिन मजा वो आएगा ना, आप लोग सीधा दिमाग में घुसेगा आप लोगों के। अब देखो यहां तक तो हमने लिख लिया, अब इसमें लिखेंगे कि भाई देखो कि 3 इसके अंदर है, तो मैं लिखूंगा यहां p², यहां लिखूंगा 3 p² को
विभाजित विभाजित करता है, विभाजित करता है। बात आएगी आपके समझ में, मतलब कि ये इसके गुणा में है, गुणा में जाएगा तो यहाँ भाग में आएगा यहाँ, तो क्या 3 इसको विभाजित करेगा नहीं करेगा? अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे ही समझिए कि अगर यहाँ 3 है तो इसके गुणनखंड में भी एक 3 है अंदर, जो 3 3 से काट देगा, 3 3 को विभाजित कर देगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 3 विभाजित कर देगा, है ना। और एक परमे पढ़ी थी हमने, परमे है 1.2, परमे 1.2 कहती है कि यदि कोई संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है ना, तो उस खुद संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से माने 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना। प्रमेय 1.2 से यहां लिख दूंगा, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। 3 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रमेय 1.2। मैंने वैसे 1.2 यहाँ पे लिख रखी है क्योंकि पूरी की पूरी पीपीटी है अपनी, है ना। ये है क्या 1.2? देखो क्या कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P का मतलब है कि यहां समझ लो 3 है, ये 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा, माने इसका जो स्क्वायर है ना उसके a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। दिस इज द प्रमेय ऑफ 1.2। आ गई बात समझ में? आई ना? आई या नहीं आए बताओ? दिमाग में घुस जानी चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, समय भले काफी हो जाए लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। यहां तक बात आ गई समझ में? अब माय डियर देखो, हमने ये बात तो समझ में आ गई कि इस P के अंदर 3 है, 3 के अलावा कोई और फैक्टर भी हो सकता है, तो हम मान लेंगे, माना कि भाई साहब P बराबर जो है ना कि इसके अंदर 3C लिख दो, चाहे 3R लिख दो, चाहे आप और कुछ संख्या लिख दो, लेकिन इसके अंदर इस P में 3 एक गुणनखंड है। तो अब इस P को कहां रखेंगे? यहां जो P की वैल्यू है ना 3R, वो इस P स्क्वायर के अंदर फिट करेंगे, इस P स्क्वायर के अंदर फिट करेंगे। मतलब इधर तो अपने पास Q स्क्वायर 3 था और इधर कितना था, P था कि नहीं था, P स्क्वायर। अब इसी की जगह पर Q तो यूं का यूं रहने देंगे, Q स्क्वायर, और इस P की जगह पे रखेंगे 3R, और बाहर स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा देंगे। कुछ बात आ रही है समझ में? अगर उसमें एक गुणनखंड 3 है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, मतलब एक तो 3 है लेकिन और कोई संख्या R इज ए कोई भी पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमें पता नहीं क्या है, ठीक है ना, लेकिन R कोई पूर्णांक है। चलो देन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो चल ही रहा है, इधर ये 3 चल रहा है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 3 गुणा 3 कर सकता हूं मैं, R का स्क्वायर कर देंगे R स्क्वायर, देन 3 से ये भाग हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। ओ माय गॉड, दिस इज द सिचुएशन ऑफ, ऐसी सिचुएशन फिर आ गई है। पहले इधर 3 आया था, अब इधर 3 आ गया, और कुछ नहीं हुआ। अब देखिए माय डियर, पहले उधर 3 आया था, अब इधर 3 आ गया, तो मतलब ये जो हमने कहानी लिखी थी ना, ये वापस से इधर कहानी लिखेंगे। क्या कहानी लिखेंगे कि भाई साहब इधर से
रहने दो, सफ़ेद कलर नहीं, हाँ ये वाला कलर, ये वाला तो लिख रखा है, सब पीले से लिख देता हूँ, पीला भी है थोड़ा, सफ़ेद से लिख देता हूँ। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। यहाँ तक तो हमने लिख ही लिया है, इन नेक्स्ट पेज में मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब आप समझिए आप, यहाँ तक तो मैं हटा देता हूँ, ये तो हटा देता हूँ, इसको रख लेता हूँ। अब देखो कि ये जो 3 है ना, इस क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 3, अब p की जगह मैं क्या लिखूंगा, समझिए, इस p स्क्वायर की जगह पे मैं कुछ भी नहीं, क्यू स्क्वायर लिख दूंगा। ये 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है पर में 1.2 से, इसीलिए 3 जो है, इसीलिए जो p है, इसीलिए जो 3 है वो q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब इस बात से हमें ये चीज तो समझ में आई कि p और q के अंदर कम से कम एक गुणनखंड 3 है। भाई बात समझिए कि अपने पास इधर p और बटे में आया q, ठीक है ना, ये था अपने पास। इसके अंदर भी एक 3r निकल के आया था, और इसके इस q की वैल्यू के साथ भी कोई निकल के आ रहा है 3। तो ये 3 और 3 दोनों के अंदर कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 दोनों के अंदर। मतलब ये 3 3 से कट रहा है, कॉमन गुणनखंड है। जबकि स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर मानी परमेय संख्या से हमने ये लिखा है कि ये दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो आपस में नहीं कटे किसी संख्या से, जैसे मैं लिख दूं इधर 5 और इधर लिख दूं 7, दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं, और भाज्य, और ये कौन सी है, कौन सी भी संख्याएं हैं, पता है ना आपको। अब आप समझिए कि आप तो बोलोगे कि ये तो भाई देखो दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है, ठीक है ना, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूं 20, 20 तो भाज्य संख्या है ना, है कि नहीं है, और आपकी 9 भी भाज्य संख्या है कि नहीं, लेकिन बट ये दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है, बोले तो सहभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको काट पाए। आ गई ना बात समझ में। तो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये आपस में नहीं कटती। लेकिन उधर भाई साहब 3 दोनों के अंदर कॉमन गुणनखंड आ गया। क्या आ गया उधर, 3 दोनों के अंदर क्या आ गया है, कॉमन गुणनखंड आ गया है। तो हम यहां लिखेंगे अतः P और Q का कम से कम कम 3 एक कॉमन मान लिया होता उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड है। क्या है, 3 एक कॉमन गुणनखंड है। 3 क्या है, एक कॉमन गुणनखंड है। अब जब कॉमन गुणनखंड है तो भाई साहब ये तो जो हमने पहले बात कही थी, यहाँ पे बात कही थी परमेय संख्या के बारे में, यहाँ पे बात कही थी परमेय संख्या के बारे में कि P और Q दोनों पूर्णांक है, साथ में सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब किसी से कटती नहीं है। फिर इसमें 3 कहाँ से आ गया है, इसमें 3 आ कहाँ कैसे गया। तो ये जो 3 आया ना, ये अपनी गलत कल्पना के कारण आया। हमने गलत माना था, ये माना √3 एक परमेय संख्या है, यही गलती कर दिया हमने। लेकिन सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे भी, तो हमने यहां क्या की, गलत कल्पना की। क्या की, गलत कल्पना, हमने मान ही गलत लिया। भाई हम अपरमेय को परमेय कैसे मान सकते हैं। जैसे मैं हूं, अब मैं दिख जाऊं आपको और आप मुझे जानते हो कि ये तो वो सर है, सुंदर सर है, और आप मुझे किसी और सर से मान लो। अब फिर मैं आपसे जाके लड़ूंगा, अरे मेरा नाम तो ये है, नहीं आप वो हो, आप बोलोगे नहीं ये है। फिर मैं निकाल के दिखाऊंगा, देख मेरा पहचान पत्र, मेरा नाम ये है। आपने गलत कैसे मान लिया, मुझे गलत कैसे पहचान लिया।
ठीक है ना। तो वैसे ही इधर भी हो रहा है कि यहाँ पे हमने गलत कल्पना की है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, कि कम से कम पी और क्यू एक क्या है, कॉमन गुणनखंड है। अब आगे क्या लिखेंगे, जरा मैं थोड़ा सा, कॉमन गुणनखंड है, ठीक है। अब यहां लिख देंगे परंतु, परंतु एक मिनट, परंतु इससे, इससे इस तथ्य, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, होता है, होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मानी ये जो कॉमन मिला ना, इससे इस तथ्य का विरोध हो गया, जो हमने पहले माना कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब ये सहभाज्य संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें कॉमन गुणनखंड आया 3। कितना गुणनखंड आया है, कॉमन गुणनखंड 3 आया है, ठीक है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 और, ठीक है ना, सॉरी ये हटाना पड़ेगा। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां जाके ये ऐसा सिद्ध हुआ है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई है। समय पता है कितना मिनट लग गया, 25 मिनट का समय लग गया अब तक। आप देखो कितना टाइम चल रहा है, 25 मानी 24 मिनट 13 सेकंड हो गए, ये काउंट कर लेना आप, ठीक है ना। 25 मिनट में मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब ऐसे ही और जो वीडियो है, √2 का, √3 का, √5 का, √7 का, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस √3 को हटा के वहाँ √2 लगा देना है, √5 लगा देना है, √7 लगा देना है, √11 लगा देना है। जहां जहां 3 दिखे वहां वहां जो संख्या है वो रख देना है, बस वो भी सिद्ध हो जाएगा। बस इधर उधर एक वर्ड का फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आज का ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इशू नहीं होगा।
और सारे मैं लेकर आऊँगा, रूट 2 भी लाऊंगा, रूट 4 भी, रूट 5 भी लेके आऊँगा, रूट 7 भी लेके आऊँगा। इन सारी संख्याओं को समझाऊंगा मैं आपको, और मैं वादा करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी शाल विदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ओ माय गॉड, पेन ही गिर गया मेरा। सॉरी।